नमस्कार दोस्तों, यूनिक एग्जाम्स पीसीएस पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम अभी प्रीवियस वीडियोस की अगर बात करें तो हम ज्योग्राफी सीरीज आपके साथ जो है चला रहे हैं, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए यूपी पीसीएस के द्वारा जितने भी सवाल हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, लगभग 15 साल के, 10 साल की बात नहीं कर रहा मैं, 15 साल के क्वेश्चंस जिस जिस टॉपिक से पूछे गए, हमने अगर इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो वहां पे हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चन को डिस्कस किया है। ठीक, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एक तरीके से और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं उससे, क्योंकि एक आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके के सवाल जो है हमसे पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न रहा है एग्जाम का। ठीक, तो आगे क्या पूछे जा सकते हैं, तो इन सभी चीजों को हम इन जो सीरीज में अपने देख रहे हैं। ठीक, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो इंडियन ज्योग्राफी वाला पोर्शन था वो क्या है, कंप्लीट हो चुका है। जितने भी सवाल उससे पूछे गए हमने उसको कवर कर लिया है, बट जो है कुछ फ्रिंज टॉपिक्स बचे हुए हैं, जैसे पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन की बात कर ले, फॉरेस्ट रिपोर्ट, इनको हम अलग से डिस्कस करेंगे, अलग से वीडियोस में इनको देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें जिसमें हम अलग वीडियोस ले आएंगे, जैसे कि ओशन करंट हो गया। ठीक, तो ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से जितने भी सवाल पूछे गए हैं उनको हम देख रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज के जो क्वेश्चंस है उनको हम एक एक करके देखते हैं। ठीक, तो पहला आज का हमारा क्वेश्चन जो है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पूछा जा रहा है कि विच कंट्री हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इट्स ज्योग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट। ठीक है, कौन सा देश है। ठीक, अगर हम परसेंटेज वाइज अगर बात हो रही, यहाँ पे एरिया की बात नहीं हो रही, ये हमें ध्यान देना है। ठीक, क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो एरिया वाइज पूछा जा सकता है कि कौन सा मतलब कंट्री है जहां पे एरिया के हिसाब से सबसे ज्यादा फॉरेस्ट देखने को मिलता है। ठीक, और वहीं दूसरा सवाल बन सकता है परसेंटेज के बेसिस पे। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। ऑप्शंस हमारे हैं चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया और जापान। तो अगर हम ऑप्शंस की अपने बात करें तो यहां पे जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, दैट इज जापान। अगर परसेंटेज के टर्म्स में देखें तो इन गिवन ऑप्शंस में जापान जो है हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट जो है एरिया होल्ड करता है। ठीक, अगर हम परसेंटेज के फॉर्म में अगर बात करें तो लगभग 68%, 68 पॉइंट समथिंग परसेंट यहाँ पे हमें फॉरेस्ट देखने को मिलता है, और बाकी के जो कंट्रीज दिए हुए वहां पे इससे जो है कम फॉरेस्ट एरिया हमें मिलते हैं परसेंटेज वाइज। ठीक, तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग जो है ये 21 to 24% के बीच में लाई करता है। ठीक, अभी अगर बात करें तो हम 24% के आसपास है। इसको हम डिटेल में जो है इंडिया के बारे में जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2021 उसको हम देखेंगे और डिटेल में इंडिया के बारे में जानेंगे, जो भी फॉरेस्ट एरियाज हैं। ठीक है, फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, इन सभी को हम देखेंगे। ठीक, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, वहीं अगर पूछा जाए कि एरिया वाइज सवाल पूछ दे कि एरिया वाइज किस देश में जो फॉरेस्ट है वो सबसे ज्यादा है, तो वहां पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा रशिया। ठीक है, रशिया के बाद अगर बात करें तो ब्राजील आ जाएगा हमारा। ठीक है, ब्राजील के बाद अगर हम बात करें तो कनाडा आ जाएगा। ठीक, इसके बाद यूएस आ जाएगा। इस तरीके से जो हमें पहले के शुरुआत के जो 3-4 है उसको हम ध्यान में रखेंगे अपने। फाइन, वहीं अगर परसेंटेज के बेसिस पे अगर वर्ल्ड की बात हो रही है, यहाँ पे वर्ल्ड की बात नहीं हो रही, यहाँ पे इन गिवन ऑप्शंस में ही जो है क्वेश्चन हमें घुमा रहा है। ठीक, तो अगर वर्ल्ड में पूछा जाए कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट किस कंट्री में मिलता है तो वो हमारा आंसर होगा सूरीनाम। ठीक, सूरीनाम ये क्या है, साउथ अमेरिकन कंट्री है। साउथ अमेरिका के नदन जो हिस्सा है वहां पे देखने को हमें मिलता है। ठीक, एक छोटा सा देश है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, दैट इज जापान। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पे आप एक तरीके से देख सकते हैं टॉप जो 10 कंट्रीज हैं फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया 10th रैंक पे आता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक, 10वें पोजीशन पे इंडिया आता है, जबकि ऊपर के पोजीशन जो है हमने इसके बारे में पहले बात कर लिया कि रशिया, ब्राजील, कनाडा, यूएस, इस तरीके से हमारा ये ऑर्डर हमें देखने को मिलता है। ठीक, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अकाउंट्स फॉर अबाउट 2/3 ऑफ अर्निंग ऑफ इट्स टोटल एक्सपोर्ट फ्रॉम राइस ट्रेड। कौन सा देश, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल जो निर्यात है, कुल निर्यात यानी एक्सपोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे,
से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त होता है। ठीक है, उसके टोटल एक्सपोर्ट में जो 2/3 पोर्शन है वो राइस ट्रेड से आ रही है। ऑप्शन हमारे हैं जापान, थाईलैंड, म्यांमार और इंडोनेशिया। तो यहाँ पे हम ऑप्शन की अगर बात करें तो म्यांमार जो एक ऐसा देश है जहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है, जहाँ पे इसका एक्सपोर्ट की बात करें तो 2/3 ऑफ इट्स एक्सपोर्ट जो है राइस ट्रेड से, ठीक है, हमें आता है या देखने को मिलता है। फाइन। तो अगर हम राइस की यहाँ पे बात हो रही तो वर्ल्ड में राइस प्रोडक्शन की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सा देश जो है चावल या राइस प्रोड्यूस करता है, तो वो है चाइना, नंबर 1 पे। ये सारे क्या है, लेटेस्ट डेटा की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से क्या है, हम अपडेट अपने आप को अपडेट रखते चलेंगे। चाइना के बाद हमारा सेकंड जो रैंक पे है वो है इंडिया हमारा। फाइन, तो ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद अगर बात करें तो बांग्लादेश आ जाता है। ठीक, तो टॉप 2 क्या है, इट इज एनफ फॉर अस। ठीक है, वहीं अगर हम इंडिया में बात करें तो कौन से स्टेट की, स्टेट वाइज अगर हम देखें तो वेस्ट बंगाल जो है सबसे ज्यादा जो है राइस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल के बाद हमारा आ जाता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद हमारा पंजाब। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑर्डर चलता है। तो 2-3 हमें याद होने चाहिए। फाइन, क्योंकि सवाल जो है पूछा जा सकता है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, जैसा कि हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखते हैं। और ये भी हमारा क्या है, एक प्रीवियस ईयर का ही पार्ट है, क्वेश्चन है। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक, तो अगर हम राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो जो नदर्न एक तरीके से इंडिया है, नदर्न और नॉर्थ ईस्टर्न। ठीक, अगर साउथ की बात करें तो ईस्टर्न घाट वाला जो रीजन है वहां पे हमें राइस ज्यादातर प्रोड्यूस एक तरीके से होता है या देखने को मिलता है। ठीक, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंट्रीज आर अराउंड अरल सी। अरल सी जो है, कौन सा देश एक तरीके से इस सी को सराउंड करता है। ठीक है, पहला पेयर हमारा क्या है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। दूसरा है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान। और फोर्थ जो ऑप्शन हमारा डी क्या है, कजाकिस्तान और रशिया। ठीक, जैसा कि अगर हम यहाँ पे देखें तो हम एक मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि कजाकिस्तान हमारा एक तरीके से 3 ऑप्शंस में हमें देखने को मिल रहा है। मतलब कजाकिस्तान तो एक तरीके से होगा ही होगा। ठीक है, गारंटी नहीं है, बट अगर ऑप्शंस को देख के ये हम अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक, तो हम अगर हमें नहीं पता है तो हम उस केस में अजरबैजान को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ठीक, तो अगर हम इसके आंसर की बात करें इस क्वेश्चन की, तो जो हमारा उत्तर है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये दोनों देश जो है सराउंड करते हैं अरल सी को। राइट, तो हमारा आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अगर आपको इसे याद करना है, अगर इसे कोई आप अपना ट्रिक बना ले या जो कुछ भी बना सकते हैं। ठीक, तो अगर ट्रिक की बात करें तो आप एक तरीके से काजू अक्सर आप खाते होंगे, तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं अरल सी। ठीक है, मतलब कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इस तरीके से। ठीक है, देखते हैं मैप में, इसको देखते हैं और अच्छे से, ताकि ज्यादा क्लियर हो सके। ठीक, तो यहां पे हमारा कजाकिस्तान है, जो ग्रीन पोर्शन आप देख रहे हैं, और ये वाला पार्ट जो ऑरेंज वाला हिस्सा ये उज्बेकिस्तान है, और ये जो देख रहे हैं ये क्या है, हमारा अरल सी है। दिस इज, ये हमारा अरल सी है। ठीक है, इसको और क्लियरली अगर हम बात करें, देखने की बात करें, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे ये छोटा सा हमें हिस्सा देखने को मिल रहा है, और यही हिस्सा क्या है, अरल सी है। ठीक, ये क्या है, अरल सी है हमारा। फाइन, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीज हैज द हाईएस्ट सैलिनिटी। कौन से सी की सबसे ज्यादा वहां पे सैलिनिटी देखने को मिलता है वहां पे, कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी, रेड सी और डेड सी। तो अगर हम गिवन ऑप्शंस की बात करें तो डेड सी है, इनमें से डेड सी जो है उसकी जो सैलिनिटी है सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। अगर हम बात करें तो लगभग 220 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, हमें देखने को मिलता है। और अगर वर्ल्ड में बात करें सबसे ज्यादा सैलिनिटी कहां देखने को मिलती है तो लेक वान, ठीक है, इसकी सैलिनिटी सबसे ज्यादा है। ये कहां पे है, ये टर्की में है। ठीक, किस देश में है, टर्की में है, और इसका एक तरीके से 330 पार्ट्स पर मिलियन सैलिनिटी देखने को हमें मिलता है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो अगर इन सब सी की बात करें, हम इसको मैप वाइज देखेंगे
कहाँ कहाँ पे ये लोकेटेड है, ठीक। तो कैस्पियन सी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, पहले हम डेड सी की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये पोर्शन जो है ये क्या है हमारा डेड सी। कौन कौन सी कंट्रीज के बॉर्डर लगते हैं इससे, तो हमारा ये जॉर्डन हो गया, इधर वेस्ट साइड में इजराइल हो गया, ये दोनों क्या है डेड सी को टच करती, ठीक। और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं वेस्ट बैंक, ठीक, वेस्ट बैंक ये किसका है, पैलेस्तीन का पार्ट माना जाता है, उसकी टेरिटरी मानी जाती है, ठीक। अगर हम पैलेस्तीन की बात करें तो वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप ये दोनों ही एक तरीके से उसके टेरिटरीज माने जाते हैं, ठीक। बहुत सारे इस पे डिस्प्यूट्स आ रहे हैं इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में, जैसा कि हम सब जानते हैं, फाइन। तो हम उस पे नहीं जाएंगे, ठीक, अपने क्वेश्चन पे जो है टिके रहेंगे, फाइन। तो डेड सी की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी जो सैलिनिटी है इतनी ज्यादा होती है कि यहाँ पे आप एक तरीके से, आपको अगर तैरना नहीं आता तो भी आप आसानी से क्या है इस तरीके से तैर सकते हैं, ठीक है, बिना कुछ किए एक तरीके से आप फ्लोट कर सकते हैं डेड सी में, इसकी सैलिनिटी और डेंसिटी ज्यादा होने के कारण। सैलिनिटी की बात करें तो इवेपोरेशन के कारण सैलिनिटी ज्यादा होती है, और खासकर से जो एक तरह से रिवर्स जो है अपने साथ सॉल्ट्स लेके आती है और यहाँ जमा करती हैं, इसकी वजह से इसकी सैलिनिटी क्या है काफी ज्यादा हमें देखने को मिलती है, फाइन। तो यहाँ पे अगर देखिए कैस्पियन सी की बात करें, अक्सर ये भी सवाल पूछा जाता है कि कौन कौन से देश हैं वो कैस्पियन सी से अपना बॉर्डर जो है टच करते, ठीक। तो अगर इसकी बात करें तो इसका आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं, तारीख, जो कि आप सब जानते होंगे, ठीक। तो इस तरीके से आप जो है याद कर सकते हैं। ये क्या हमारा टी क्या हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान, यहां पे आप देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन है ये तुर्कमेनिस्तान। ए फॉर क्या हो जाएगा, अजरबैजान हो जाएगा, यहां पे हमारा है, ठीक है। आर फॉर रशिया हो जाएगा, ये देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन है ये रशिया का पोर्शन है, ठीक। उसके बाद क्या है, ईरान हो जाएगा जो एक तरीके से सदर्न पोर्शन हमारा है, और लास्ट में क्या बचा, कजाकिस्तान, तो ये हमारा कजाकिस्तान हो गया। तो इस तरीके से 5 जो कंट्रीज हैं वो अपने बॉर्डर शेयर करती हैं कैस्पियन सी से, ठीक। इसी तरीके से ब्लैक सी के बारे में हम आपको पहले ही जो प्रीवियस वीडियोस में बता चुके, तो आप उसको देख के एक तरीके से अपना रिवाइज कर सकते हैं, ठीक। आगे देखते हैं। तो यहां पे जैसा कि हम देख सकते हैं रेड सी की अगर बात करें, ठीक है, तो यहां पे ये क्या हमारा रेड सी है, इधर हमारा अफ्रीका पड़ जाता है और इधर एशिया, ये दोनों के बीच क्या है एक तरीके से ये क्या है रिफ्ट है, रिफ्ट एक तरीके से, ठीक है। तो अगर हम इसके रेड सी के बारे में ही, इसमें कौन कौन से लेक्स लोकेटेड हैं हमने उनको भी डिस्कस किया, जैसे कि हम बात करें लेक मंजाला, लेक तिमशा, ग्रेट बिटर लेक या लिटिल बिटर लेक, इसका ऑर्डर भी हमसे जो है प्रीवियस एग्जाम्स में यूपी पीसीएस में पूछा गया था कि नॉर्थ से साउथ इसके ऑर्डर के बारे में हमें बताइए, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक। तो ये पोर्शन आप देख सकते हैं, ये क्या है गल्फ ऑफ स्वेज बोलते हैं, ठीक है, गल्फ ऑफ स्वेज, जो कि एक तरीके से आर्टिफिशियल कैनाल है जिसको एक तरीके से क्या किया गया था, कंस्ट्रक्शन किया गया था, और ये क्या है एक फ्रेंच इंजीनियर थे उनके द्वारा इसकी डिजाइनिंग की गई थी, फाइन। और ये वाला जो पोर्शन ऑफ ईस्टर्न पार्ट में जो पोर्शन देख रहे हैं इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ अकाबा, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक, जिसका बॉर्डर लगता है एक तरीके से सऊदी अरेबिया को, और ये गाजा स्ट्रिप है या इसको सिनाई पेनिनसुला जो है उसको सेपरेट करता है। सिनाई पेनिनसुला किसका हिस्सा है, इजिप्ट का हिस्सा है, फाइन। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक। तो यहां पे अगर हम बात करें, चूंकि हम अफ्रीका की अगर बात कर रहे हैं तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में आपने सुना होगा, कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, ठीक है, कौन सा वो ग्रुप, अगर उसकी बात करें तो 4 कंट्रीज हैं, ठीक। ये वाला पोर्शन आप देख सकते हैं, ये क्या है एक तरीके से हॉर्न की तरह दिख रहा है, ठीक है, हॉर्न की तरह दिख रहा है, जिसमें कि हमारा इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया और सोमालिया ये कंट्रीज आ जाते हैं, फाइन। तो अगर इसको आपको अगर याद करना है, आपको अगर ट्रिक की बात अगर करें तो सीड से आप याद कर सकते हैं। सीड क्या है, एक तरीके से जो हम प्लांट के सीड के फॉर्म में देख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे सोमालिया हो गया, इरिट्रिया, इथियोपिया एंड जिबूती, तो ये 4 कंट्रीज मिलके हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाते हैं, ठीक। यहां से अगर हम बात करें तो दिस इज आवर हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। आगे चलते हैं, और ये हम देख सकते हैं ये क्या हमारा मेडिटेरेनियन सी वाला हिस्सा है। यहां पे आप देख सकते हैं कौन कौन से जो कंट्रीज हैं वो मेडिटेरेनियन सी से अपना बॉर्डर टच करते हैं, फाइन।
तो अगर हम अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पे हमारा मोरक्को हो जाता है, ठीक। और ये जो डिवीजन है जो मोरक्को और स्पेन को, या हम अफ्रीका और यूरोप को जो अलग करता है, सेपरेट करता है, उसकी अगर बात करें तो इसको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर नाम से हम जानते हैं, ठीक। किस नाम से? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर नाम से जानते हैं। तो अफ्रीकन कंट्रीज की हम बात कर रहे थे, तो मोरक्को, अल्जीरिया हो गया, टूनिशिया, लीबिया, इजिप्ट, ठीक। ये सभी जो अफ्रीकन कंट्रीज है वो मेडिटेरेनियन सी से अपना बॉर्डर जो है टच करते हैं, फाइन। वहीं अगर हम वेस्टर्न एशिया की बात करें तो यहाँ पे एक तरीके से टर्की हो गया, सीरिया हो गया, ठीक, लेबनान हो गया, और क्या है, इजराइल। ये सभी देश क्या है, अपना बॉर्डर मेडिटेरेनियन सी से टच करते हैं, और ये सारे क्या है, यूरोपियन कंट्रीज है। तो आप इसको भी एक बार ध्यान से देख सकते हैं, ठीक। मे भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि कौन कौन से देश हैं जो एक तरीके से मेडिटेरेनियन रीजन में आते हैं। तो जो स्पेन, फ्रांस और इटली के बारे में तो हम सभी जानते हैं, बट इन कंट्रीज में अक्सर कंफ्यूजन होती है, तो इनको आप एक तरीके से देख सकते हैं, ठीक। स्लोवानिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया और ग्रीस, ये सभी क्या है, जो एड्रियाटिक सी वाला रीजन है वहां पे ये आते हैं, फाइन, एड्रियाटिक सी। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि डेथ वैली इन साउथ कैलिफोर्निया यूएसए इज एन एग्जांपल ऑफ। डेथ वैली जो है साउथ अफ्रीका में, वो इनमें से किसका एग्जांपल है? एंटीक्लाइनल वैली, सिनक्लाइनल वैली, एंटीसीडेंट वैली, या फिर रिफ्ट वैली। तो अगर हम डेथ वैली की बात करें तो ये क्या है, एक तरीके का डेजर्ट है जो कि यूएस में मिलता है, कैलिफोर्निया स्टेट में हमें देखने को मिलता है, और ये रिफ्ट वैली है एक तरह से, ठीक। रिफ्ट वैली, हमने रिफ्ट वैली के फॉर्मेशन के बारे में बात किया था कि ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं उनके मूवमेंट से क्या होते हैं, इनका एक तरीके से फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। ये क्या है, रिफ्ट वैली एक तरीके से लो लैंड एरिया होता है, ठीक है, लो लैंड एरिया होता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे हम बात करते हैं कि नर्मदा भी क्या है, नर्मदा रिवर जिस जगह से फ्लो करती है वो भी रिफ्ट वैली है, उसी से क्या है, उसी के थ्रू नर्मदा फ्लो होकर अरेबियन सी में गिरती है, फाइन। तो उसी तरीके से ये क्या है, रिफ्ट वैली है, लो लैंड एरिया है, फाइन। तो हमारा आंसर जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा डी, रिफ्ट वैली, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें, अगर एग्जांपल के तौर पे, तो अफ्रीकन, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम, तो ये जो लो लाइंग आप एरिया देख रहे हैं ये क्या है, हमारा रिफ्ट वैली है, ठीक है। ये क्या है, रिफ्ट वैली। ये जब एक तरीके से दो प्लेट जो है डाइवर्ज कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक लो लैंड रीजन डेवलप हो रहा है जिसको कि हम रिफ्ट वैली के नाम से हम जान रहे हैं, फाइन। तो अगर हम बात करें जैसे कि अदर ऑप्शंस की, एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन, एंटीक्लाइन का फॉर्मेशन कब होता है, जब एक तरीके से ये कंप्रेशन के टाइम पे बनते हैं, एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन, ठीक। तो जब हमारा अगर इस तरीके का शेप, जब एक तरीके से जब ऐसे फोल्डिंग होती है, ठीक, अपर साइड में जब हमें देखने को मिलता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये है हमारा एंटीक्लाइन। और जो ये नीचे वाला रीजन है, नीचे अगर की तरफ अगर फोल्डिंग हो रही है तो उसको हम सिनक्लाइन बोलते हैं, फाइन। जैसा कि हम यहां पे देख सकते हैं, दिस इज एंटीक्लाइन और ये क्या है, सिनक्लाइन हमारा है, ठीक। तो अगर इसको अगर याद करना है आपको कि एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन क्या होता है, तो इस तरीके से आप शेप से भी हम जान सकते हैं, ठीक है। एंटीक्लाइन मतलब ये क्या, ए शेप में हमें फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, तो ए फॉर एंटीक्लाइन, ठीक। और उसी तरीके से यहां पे अगर हम देखें तो एस शेप, हमें एस जो शेप में देखने को मिल रहा है जो कि क्या है, सिनक्लाइन है, ठीक। और ये कंप्रेशन की वजह से क्या है, इनका फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक। तो इस तरीके से, तो यहां पे हम देख सकते हैं, अगर एंटीसीडेंट की अगर बात करें, एंटीसीडेंट रिवर के बारे में आपसे सुना होगा, फॉर एग्जांपल सतलज, काली, अरुण, ये सभी क्या है, एंटीसीडेंट रिवर है, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके से अगर एंटीसीडेंट रिवर के बारे में हम बात करें तो ये रिवर फॉर एग्जांपल क्या है, जैसे कि हिमालयाज अगर ले ले, तो हिमालय के फॉर्मेशन से पहले ये जिन रिवर्स की हमने बात करी, जैसे सतलज हो गया, इंदस हो गया, ये सब क्या है, उसके पहले से ही क्या है, एग्जिस्टेंस में थी हमारी। बाद में हमारा हिमालयाज जो माउंटेन है उसका फॉर्मेशन हुआ। तो ये एक तरीके से जो माउंटेन्स है, जो रिवर्स है, वो धीरे धीरे उन पहाड़ों को काटती गई, ठीक, अपना रास्ता बनाने के लिए। तो इन ऐसे रिवर्स को जो पहले से एग्जिस्ट करते थे, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट रिवर बोलते हैं, फाइन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेम्परेट ग्रासलैंड, कौन सा टेम्परेट ग्रासलैंड का एग्जांपल नहीं है, ठीक।
या शीतोष्ण घास अगर हम बात करें हिंदी में तो। पैम्पस हो गया, वेल्ड हो गया, डाउन्स हो गया, सवाना हो गया। इसके बारे में हम कल भी बात किया और उसके पहले के भी वीडियोस में हमने बात किया, ठीक है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये अक्सर जो है हर दूसरे या तीसरे साल जो है क्वेश्चन ग्रासलैंड से पूछे जाते हैं। फाइन, तो इस वजह से क्या है, बहुत ही आसान टॉपिक है और एक तरीके से मार्क्स दे के ही जाता है हमेशा। फाइन, तो यहाँ पे पैम्पस, वेल्ड और डाउन्स की बात करें तो ये पहले के तीन ये जो हैं ये क्या है, टेम्परेट ग्रासलैंड है। और सवाना की बात करें तो ये हमारा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हो जाता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट अ टेम्परेट ग्रासलैंड, जबकि ये क्या है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। ठीक है, ये क्या है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी, सवाना। ठीक, तो आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, सीक्वेंस हमें यहाँ पे बनाना है, सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ एरिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर। एरिया वाइज जो है हमें इन कंट्रीज को अरेंज करना है। ठीक, 4 कंट्रीज के नाम दे रखे हैं आपको, ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, और उन्हीं चारों को चारों ऑप्शंस में आगे पीछे करके क्या है, घुमा रहा है, हमें कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो एक तरीके से क्या है, साजिश है। तो आइए अगर हम बात करें अपने आंसर की, अगर बात करें तो सबसे पहले जो हमारा है एरिया वाइज, ठीक, इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हमारा ब्राजील पहले आ जाएगा। ठीक है, ब्राजील पहले आ जाएगा। ब्राजील के बाद हमारा क्या होगा, हमें ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारा ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया, ठीक, इंडिया के बाद अर्जेंटीना। तो ये ऑर्डर हमारा क्या है, करेक्ट होगा। ठीक है, सबसे बड़ा एरिया वाइज क्या है, ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर इंडिया है, फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक, अगर इनके नंबरिंग की बात करें तो ब्राजील इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, जबकि इंडिया के बारे में हम सभी जानते हैं कि ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। ठीक, इंडिया क्या है, 7th लार्जेस्ट, ऑस्ट्रेलिया तब क्या हो जाएगा, ये 6th हो जाएगा, और ये क्या है, 7th हो जाएगा। फाइन, तो इस तरीके से हमारे ऑर्डर देखने को मिलेंगे। अगर हम इनके पहले की कंट्रीज की बात करें तो जो लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है, जैसा कि हम सभी जानते हैं लार्जेस्ट कंट्री क्या है, रशिया है। ठीक, इसके बाद हमारा कनाडा आ जाता है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें तो चाइना, और फिर यूएस। फाइन, तो इस तरीके से हमारे ये ऑर्डर टॉप जो 8 हैं, इस तरीके से ऑर्डर हमें देखने को मिलते हैं। फाइन, आगे देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ लिस्ट देख सकते हैं, टॉप 10 जो कंट्रीज है उसके बारे में आपको बताया गया है, और इसके बारे में हम पहले, तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा मैच द फॉलोइंग टैग यहाँ पे क्वेश्चन है। 2 लिस्ट दे रखे हमें, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। एक साइड हमें लेक्स दे रखे हैं और दूसरी साइड सिटी या शहर के नाम दे रखे हैं। आपको बताना है, सेलेक्ट करना है, पेयर, सही पेयर जो है चूज करना है कि कौन सा जो लेक, किस लेक पे कौन सा शहर बसा हुआ है। ठीक है, किस शहर पे कौन सा लेक जो है बसा हुआ है। तो जैसा कि हम पहले की अगर हम बात करें, लेक इरी की बात करें, ठीक है, लेक इरी की अगर बात करें तो ये हमारा डेट्रॉइट, इस पे डेट्रॉइट शहर बसा हुआ है। ठीक, ये कहाँ पे, यूएस में है डेट्रॉइट, और ये इस हम सभी जानते हैं कि डेट्रॉइट किस चीज के लिए, किस इंडस्ट्री के लिए फेमस है, अगर उसकी भी अगर हम बात कर लें। ठीक है, वैसे तो हमने पिछले वीडियोस में इसके बारे में बात कर लिया है। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। किसके लिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए क्या है, जाना जाता है। वहीं अगर हम यहां से अगर हम देखें, ऑप्शन ए का क्या है, 2, कौन से ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहा है, तो ए में मिल रहा है। ठीक, सी में नहीं मिल रहा है तो हम सीधे से एलिमिनेट कर देंगे। यहां पे भी अगर बात करें तो बी ऑप्शन में भी नहीं मिल रहा, तो ये 2 ऑप्शन तो हमारे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, तो बचे 2। ठीक, तो आगे देखते हैं। तो अगर मिशिगन की बात करें, मिशिगन की बात करें तो मिशिगन लेक पे गैरी जो सिटी है ये क्या है, बसा हुआ है, एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो बी का 3 हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है, अगर इसको हम देखें तो ऑप्शन डी जो हमारा है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये जो है एलिमिनेट हो जाएगा हमारा। ठीक, तो बाकी की अगर हम बात करें, लेक ओंटारियो, लेक ओंटारियो की बात करें तो ये हैमिल्टन। वैसे अगर गैरी की बात करें तो यहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री हमें देखने को मिलता है, अगर इसके बारे में हम अगर बात करें तो स्टील इंडस्ट्री हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक, वहीं अगर हम बात करें लेक ओंटारियो की बात करें, ठीक है, तो लेक ओंटारियो की बात करें तो यहाँ पे हैमिल्टन शहर देखने को मिलता है, और ये कनाडा में है। ठीक, किस कंट्री में है, कनाडा में, और ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। ठीक, वहीं अगर
लेक सुपीरियर पे हमारा ड्यूलिथ बसा हुआ है, ठीक है। कौन सा सिटी बसा हुआ है? ड्यूलिथ सिटी बसा हुआ है। अगर हम ड्यूलिथ की अगर बात करें तो ये कार्गो और शिपिंग इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, ठीक है, कार्गो एंड शिपिंग इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है ऑप्शन डी यहां पे हमें देखने को मिलेगा। फाइन। तो इस तरीके से आप यहां पे देख सकते हैं, आपको ये क्या है, ग्रेट लेक्स, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरन, लेक इरी और लेक ओंटारियो, ये 5 लेक मिलके ग्रेट लेक का फॉर्मेशन करते हैं। इसके ऑर्डर भी आपसे पूछे जाते हैं कि वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, आपसे पूछा जा सकता है कि सही क्रम में इसको लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर बात करें इसकी, वैसे तो हमने कल के भी वीडियोस में आपको बताया था, बट एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हमारा क्या है, लेक सुपीरियर आ जाता है, ठीक, इसको हम फर्स्ट पोजीशन पे रख देंगे। सेकंड पे हमारा अगर ईस्ट टू वेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट की ओर हम यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। तो मिशिगन के बाद हमारा लेक ह्यूरन आ जाता है थर्ड पे, फिर लेक इरी फोर्थ पे, ठीक, नंबरिंग दे देते हैं हम इसे, थर्ड, लेक इरी फोर्थ पे, और अंत में जो है लेक ओंटारियो, ठीक। ये हमारे 5 क्या हैं, वेस्ट टू ईस्ट के क्रम में हमारे ग्रेट लेक्स का हिस्सा है, ठीक है। अगर हम मैप में उन शहर को देखें जिसके बारे में सवाल में पूछा गया था, तो उसकी बात करें तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या है हमारा लेक सुपीरियर, और लेक सुपीरियर के तट पे ही क्या है, ड्यूलिथ जो शहर है वो बसा हुआ है, ठीक है, जो कि अपने शिपिंग और कार्गो इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। वहीं अगर हम गैरी की बात करें, गैरी जैसा कि हमने कहा था मिशिगन जो लेक है वहां पे बसा हुआ है, तो यहाँ पे लोकेशन अगर बात करें तो यहाँ पे हमें गैरी जो सिटी है वो देखने को मिलता है, ठीक। वहीं अगर हम बात करें डेट्रॉयट की, तो डेट्रॉयट जो है लेक इरी पे यहाँ पे बसा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमारा डेट्रॉयट हमें देखने को मिलेगा। और हैमिल्टन की बात करें जो कि कनाडा में है, तो ये जो पॉइंट है आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें हैमिल्टन जो शहर है वो देखने को मिलेगा, ठीक, ये हमारा हैमिल्टन हो गया। तो इस तरीके से जो है वेरियस सिटीज को हमने मैप में देखा, ठीक है। तो शिकागो की भी अगर हम यहां से देख सकते हैं कि शिकागो भी हमारा कहाँ है, लेक मिशिगन पे ही बसा हुआ है, फाइन। तो ये सब चीजें हमें ध्यान देने हैं, ठीक। और अगर हम बात करें कुछ एक्स्ट्रा जो इंफॉर्मेशन की बात करें, नियाग्रा फॉल्स के बारे में हमने सभी सुना होगा। ये कहाँ पे है, यूएस और कनाडा का जो स्टेट है, एक तरीके सॉरी कंट्री है, उनके बॉर्डर पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। दोनों ही देश नियाग्रा फॉल को एक तरीके से शेयर करते हैं, ठीक। नियाग्रा फॉल की अगर बात करें तो ये 3 फॉल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। अगर हम नाम की बात करें उनके, तो क्या है हमारा, हॉर्सशू फॉल्स, ठीक, हॉर्सशू फॉल्स हो गया हमारा। सेकंड है हमारा अमेरिकन फॉल, अमेरिकन फॉल हो गया। और जो तीसरा फॉल है हमारा वो हो गया ब्राइडल व्हील फॉल्स। तो इन तीनों फॉल्स से मिलके जो है नियाग्रा फॉल्स का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। इनमें से जो सबसे बड़ा है वो क्या है, हॉर्सशू फॉल है। ये क्या है, सबसे बड़ा फॉल है नियाग्रा का जो कि हिस्सा है। बाकी जो दोनों हैं इससे छोटे हैं, ठीक। हॉर्सशू फॉल की बात करें तो ये कनाडा में हमारा स्थित है, और जबकि ये दोनों जो हैं ये यूएस में एग्जिस्ट करते हैं। और नॉर्मली बोला जाता है कि अगर हम कनाडा के साइड से अगर नियाग्रा फॉल को देखें, उसको व्यू करें, तो वो ज्यादा अच्छा देखने को लगता है। देखने में जो उसका व्यू है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, सुंदर है। जबकि अगर हम कंपेयर करें अमेरिकन साइड से, यूएस साइड से अगर आप नियाग्रा फॉल को देखेंगे तो वहां से मतलब कंपेयर टू कैनेडियन साइड उतना अच्छा देखने में नहीं लगता, ठीक है। वैसे तो दोनों साइड से ही सुंदर लगेगा, बट यहाँ पे कंपैरिजन की बात हो रही है। और अगर हम बात करें कि हॉर्सशू फॉल, यहां पे अगर हम ये देखें तो एक साइड हमारा क्या है, ये हमारा कनाडा वाला साइड हो गया और ये है यूएस, ठीक। तो इन दोनों को एक आइलैंड है, छोटा सा आइलैंड है, वो इन दोनों को डिवाइड करता है, विभाजित करता है, जिसको हम गोट आइलैंड के नाम से जानते हैं, ठीक, गोट आइलैंड के नाम से जानते हैं। और यहां पे आप देख सकते हैं ये क्या है, हॉर्सशू फॉल है, जो कि कनाडा का हिस्सा है। और इधर आपका अमेरिकन फॉल और ब्राइडल व्हील फॉल देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या है, एक ये छोटा सा आइलैंड है। आप इस मैप में भी देख सकते हैं ये पर्टिकुलर ये आइलैंड, इसी को हम गोट आइलैंड के नाम से जान रहे हैं। और इधर जैसा कि ये लाइन आपको क्या है, यूएस और कनाडा के बॉर्डर के बारे में बताता है, फाइन। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर लोकेटेड ऑन द इक्वेटर।
ऐसे सवालों को हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक। क्योंकि इक्वेटर पे जो भी कंट्रीज है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। हर पीसीएस एग्जाम में पूछा जाता है ये सवाल। तो आइए एक बार फिर से इसको देख लेते, रिवाइज कर लेते हैं आप, ठीक है। हम रिवाइज कर लेते हैं इसको। पहला हमारा ब्रूनी, कोलंबिया, केन्या, वेनेजुएला, इन चारों में से कौन सा देश जो है इक्वेटोरियल लाइन पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इक्वेटोरियल लाइन या फिर भूमध्य रेखा जिसको हम कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो ब्रूनी जो है हमारा इक्वेटोरियल लाइन पे हमें नहीं देखने को मिलता है। अगर आपको पता है कि ब्रूनी नहीं है तो उसके थ्रू आप जितने भी ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे हैं उनको क्या करिए, एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक। तो 1 को हम जिन जिन ऑप्शंस में उसको एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे 2 ऑप्शंस यहां से क्या हुए, खत्म हो गए, ठीक। कोलंबिया की अगर बात करें तो ये जो हमारा है ये इक्वेटर पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी अगर हम देखें 3 और 4, यहां पे हमें क्या है जो है हमारा कोलंबिया नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम जानते हैं, हम 100% श्योर है कि कोलंबिया जो है इक्वेटोरियल लाइन पे एग्जिस्ट करता है। तो यहां से हम इसे क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। फिर लास्ट में जो है हमारा एक ऑप्शन बचता है जो कि हमारा सही उत्तर भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या है एक एक करके ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाइए और आपका जिससे कि आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 और 3। केन्या और कोलंबिया जो है हमारे इक्वेटोरियल लाइन पे हमें देखने को मिलते हैं। आइए इसको मैप के थ्रू और अच्छे से क्या है हम समझते हैं, ठीक। तो अगर हम सदर्न अमेरिका की बात करें, वहां से अगर हम शुरुआत करें तो साउथ अमेरिका के 3 ऐसे देश हैं जो इक्वेटोरियल या भूमध्य रेखा पे हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं, कोलंबिया हो गया जो कि सवाल में भी पूछा गया था आपको, दूसरा है इक्वाडोर और थर्ड हो जाता आपका ब्राजील। तो ये तीनों देश भूमध्य रेखा पे स्थित हैं, ठीक। तो और आगे हम बढ़ते हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे साओ टोम एंड प्रिंसिप हो गया, ये क्या है एक आइलैंड है छोटा सा। फिर क्या है, गैबोन हो गया, ठीक। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया हमारा, देन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। दोनों ही कॉन्गो क्या है हमारा भूमध्य रेखा पे या इक्वेटोरियल लाइन पे हमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा आगे बढ़ते, युगांडा, देन केन्या हो गया हमारा, और सोमालिया भी हमारा क्या है इक्वेटोरियल लाइन पे हमें देखने को मिलता है, ठीक। और आगे अगर हम एशिया की तरफ बढ़ते तो यहाँ पे मालदीव्स आइलैंड, ये भी हमारा इक्वेटोरियल लाइन पे देखने को मिलता है। फिर इंडोनेशिया हो गया और किरिबाती, ये छोटा सा आइलैंड आप देख सकते हैं, क्या है किरिबाती, ठीक। तो ये 13 कंट्रीज अगर आप इनको काउंट करेंगे तो ये 13 जो देश हैं वो हमारे इक्वेटोरियल के लाइन पे हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इन ईस्टर्न ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज डिवाइडेड अमंग 3 कंट्रीज। कौन सा इनमें से आइलैंड है जो 3 देशों के बीच में क्या है विभाजित है, ठीक। एक ही आइलैंड है बट अगर हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड करें तो वो 3 कंट्रीज का हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करें, अगर ये 2021 या 22 में यूपी पीसीएस के द्वारा पूछा गया था, बट इसी क्वेश्चन को वहां पे ट्विस्ट किया गया था, ठीक है। उसको वहां पे क्या है स्टेटमेंट के तौर पे पूछा गया था, यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, ठीक। तो और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सीधे डायरेक्टली आपको आइलैंड का नाम पूछा गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सेम क्वेश्चन जो है जो पहले पूछे गए थे आज से 5 साल 10 साल पहले, उसी को क्या है चेंज करके ट्विस्ट करके जो है अब के पैटर्न के साथ सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इसी वजह से हम बार बार कहते हैं कि जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है वो बहुत ही जरूरी है लगाने के लिए, क्योंकि उससे आपको क्या है पैटर्न पता चलता है, ठीक। तो आइए अपने क्वेश्चन की बात करें। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा बोर्नियो है, फिर सेलेबस, न्यू गिनी और तिमोर, ठीक। तो ये 4 आइलैंड के नाम आपको दिए गए। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज बोर्नियो के बारे में हमने आपको डिटेल में बताया था कि कौन कौन से कंट्रीज जो हैं इसको एक तरीके से डिवाइड करते हैं या किन किन देशों में ये विभाजित है। तो एक बार फिर से अगर हम रिवाइज करते हैं, ठीक, तो हमारा जो मलेशिया है, ठीक है, एक हिस्सा तो मलेशिया का हमें देखने को मिलता है, ठीक, एक हिस्सा हमारा मलेशिया का हो जाएगा, दूसरा है इंडोनेशिया, ठीक है, और जो थर्ड है वो ब्रूनी। तो ये जो 3 देश हैं जो इस बॉर्डर को एक तरीके से क्या करते हैं शेयर करते हैं, फाइन, बोर्नियो आइलैंड शेयर करते हैं, उसको मैप के थ्रू हम और अच्छे से देखेंगे, ठीक।
तो ये हमारा आइलैंड आप देख रहे हैं, ये क्या है हमारा बोर्नियो आइलैंड है। फाइन। तो अगर हम नॉर्थ में देखें, ये जो छोटा हिस्सा है ग्रीन कलर में, ये क्या है ब्रूनी का हिस्सा है। ठीक, ये ब्रूनी का हिस्सा है। और ये पार्ट आप जो ब्राउन कलर में देख सकते हैं मलेशिया का सबाक और सारावाक, ये जो स्टेट्स है मलेशिया के, ये दोनों ही मलेशिया का हिस्सा है। और बाकी का जो नीचे का बचा हुआ हिस्सा है वो इंडोनेशिया का पार्ट है। ठीक, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 3 देशों में क्या है, 3 देशों में ये आइलैंड डिवाइडेड है। ठीक, तो इसको ध्यान देना, ये 2 बार सवाल पूछा जा चुका है आपसे। ठीक है, ट्विस्ट करके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल क्या है, 2 लिस्ट दिए गए हैं, एक तरफ हमें वॉल्केनोज दे दिए गए हैं, ठीक है, वॉल्केनिक माउंटेन्स दे दिए गए, और दूसरी साइड कहां पे क्या है, वो किस कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं या किस आइलैंड में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, तो अगर हम एटना की बात करें, तो एटना हमारा इटली में हमें देखने को मिलता है। ठीक, इटली के अगर टू बी स्पेसिफिक, चूंकि यहां पे 2 ऑप्शंस ऐसे हैं, एक इटली और सिसिली। अगर सिसिली की बात करें तो ये एक छोटा सा आइलैंड है, ये भी इटली का ही हिस्सा है। ठीक, तो अगर हमें क्या है स्पेसिफिक लोकेशन जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम इन 2 ऑप्शंस पे क्या हो सकते हैं, फंस सकते हैं। तो अगर इटली की बात करें, एटना की बात करें, तो ये सिसिली आइलैंड, इटली के सिसिली आइलैंड पे लोकेटेड है। ठीक, और वेसुवियस वॉल्केनिक माउंटेन की बात करें तो ये इटली में हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम ऑप्शंस एलिमिनेट करना चाहें तो ए का 4 हमें देखने को मिल रहा है। ठीक, तो इन 2 ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए का 4 पेयर जो है वो हमें नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन बी क्या है, वेसुवियस, इन दोनों ही में क्या है, हमें सेम ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हम एरिब्रस की बात करें, एरिब्रस हमें कहां देखने को मिलता, तो ये रॉस आइलैंड में हमें देखने को मिलता है एरिब्रस। ठीक है, ये क्या है, वोल्केनिक माउंटेन है। कहां पे रॉस आइलैंड कहां पे स्थित है, लोकेटेड है, अगर ये बात करें तो ये अंटार्कटिका का हिस्सा है। ठीक है, अंटार्कटिका का हिस्सा है ये रॉस आइलैंड। फाइन। और कोटोपैक्सी की बात करें तो ये भी एक क्या है, वोल्केनिक माउंटेन है, जो कि इक्वाडोर में हमें देखने को मिलता है। ठीक, इक्वाडोर में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर हो जाएगा सी का, हमें 1 पेयर अगर देखें तो ऑप्शन बी जो हमारा है वहां पे ये पेयर देखने को मिल रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, आइए आगे देखते हैं, इसको मैप से और क्लियर करते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं ये जो छोटा सा पार्ट है, हिस्सा है, ये आइलैंड। ठीक है, ये क्या है, सिसिली आइलैंड इसको बोलते हैं, और इसी आइलैंड पे माउंट एटना जो है स्थित है। ठीक, और ये इटली का हिस्सा है। ठीक, और इसी अगर सीरीज में बात करें हम तो सार्डिनिया देख रहे हैं, सार्डिनिया भी एक आइलैंड है, ये भी क्या है, इटली का हिस्सा है। जबकि कोर्सिका आइलैंड है जो कि मेडिटेरेनियन, ये सभी क्या है, मेडिटेरेनियन रीजन में हमें देखने को मिल जाएंगे। कोर्सिका आइलैंड जो है ये फ्रांस का हिस्सा है, तो ये भी आपको ध्यान देना है, मे भी सवाल आपको पूछ दे। फाइन, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। और वहीं अगर वेसुवियस की बात करें तो वेसुवियस नेपल्स में हमें देखने को मिलता है, नेपल्स इटली। ठीक है, वहां पे ये देखने को मिलता है, ये देख सकते हैं हम, ये क्या हमारा माउंट वेसुवियस जो कि इटली के नेपल्स में देखने को मिलता है। ठीक, और जबकि ये आइलैंड आप देख रहे हैं, ये क्या हमारा सिसिली आइलैंड, और यहाँ पे माउंट एटना लोकेटेड है हमारा। ठीक, तो अगर हम आइलैंड वॉल्केनिक अगर माउंटेन की बात करें, अगर हम टॉप पे, जैसा कि हम कल बात कर रहे थे, टॉप पे अगर जाएं तो देख सकते हैं आप इस तरीके का कुछ डिप्रेशन देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, इसी डिप्रेशन में अगर एक तरीके से पानी जमा हो जाए रेनफॉल की हेल्प से, ठीक है, तो इसी को हम एक तरीके से, ये क्या है, अगर पानी इसमें भर जाएगा तो लेक में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, क्रेटर लेक भी बोलते हैं। इस तरीके का जो फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जहां भी देखने को मिलता है, उसको हम क्रेटर लेक बोलते हैं। ठीक, तो इस तरीके का एक बाउल शेप, ठीक है, एक बर्तन जैसा एक तरीके से शेप देखने को मिलता है। और अगर यही लेक अगर काफी बड़ा साइज हो तो उसको हम, जैसा कि हमने बताया था कि उसको हम कैल्डेरा बोलते हैं। ठीक, और छोटे साइज में अगर मिलेंगे तो उनको क्रेटर बोलते हैं। इंडिया में भी हमने बात किया था, जो लोनार लेक है वो क्रेटर लेक का क्या है, एग्जाम्पल है। क्रेटर लेक्स का जो फॉर्मेशन है वो वॉल्केनिक ओरिजिन के से भी हो सकता है, और मेटेराइट्स जो स्पेस से गिरते हैं, ठीक है, उनसे भी आफ्टर इम्पैक्ट के बाद जो अर्थ सरफेस पे गिरते हैं, तो उससे जो इम्पैक्ट पड़ता है अर्थ सरफेस पे, तो इस तरीके का रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक, तो आइए आगे चलते हैं।
यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा क्या है, रॉस आइलैंड है, अंटार्कटिका का रॉस आइलैंड है, और इसके सदर्न एक तरीके से सदर्न हिस्से में यहाँ पे हमारा माउंट एरिबस देखने को मिल जाता है, ठीक, जो कि क्या है, अंटार्कटिका में एक क्या है, वोल्केनिक माउंटेन हमें देखने को मिल जाता है। फाइन, उसी के जस्ट बगल में अगर हम लेफ्ट में जाए तो यहाँ पे माउंट टेरर भी देखने को मिलता है। मे बी आपको जो है माउंट टेरर ऑप्शन में दे दे माउंट एरिबस के अलावा, तो ये भी आप क्या करेंगे, जो मेजर वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं उनको हम ध्यान में रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से अगर हम इक्वाडोर की बात करें, जैसा कि हमने माउंट कोटोपैक्सी के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया था, तो ये क्या हमारा इक्वाडोर है, ठीक है, और इसकी कैपिटल क्या है, क्विटो। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या हमारा कोटोपैक्सी वोल्केनिक माउंटेन, ठीक, कोटोपैक्सी वोल्केनिक माउंटेन। और उसके अगर ठीक नीचे आएंगे थोड़ा, तो यहाँ पे आपको एक और वोल्केनिक माउंटेन, इंपॉर्टेंट वोल्केनिक माउंटेन जो क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, वो क्या है, चिम्बोराजो वोल्केनिक माउंटेन। इसके बारे में भी आपने सुना होगा। ये भी क्या है, कहाँ पे, इक्वाडोर देश में स्थित है। ठीक, अगर हम इस वोल्केनिक माउंटेन की बात करें तो ये क्या है, आइस कैप्ड माउंटेन है। इसके हाइट की वजह से अगर ऊपर जाएंगे तो वहां पे आपको आइस कैप या स्नो देखने को मिलेगा। ठीक, ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, द एंग्लो अमेरिकन कल्चर रियल्म डज नॉट इंक्लूड। जो एंग्लो अमेरिकन जो कल्चर है, जो रियल्म है या संस्कृति परिमंडल है, कौन सा देश उसका हिस्सा नहीं है। ऑप्शंस हमारे दिए गए हैं, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको और क्यूबा। तो यहां पे अगर हम बात करें तो एंग्लो जो अमेरिकन कल्चर है उसके तहत हमारा कनाडा और यूएस, ये दो कंट्रीज आते हैं हमारे। ठीक, तो यहां पे चूंकि हमसे नॉट पूछा, डज नॉट इंक्लूड, तो कौन सा इंक्लूड नहीं कर रहा है, तो इसको भी हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पे मैक्सिको की अगर बात करें और क्यूबा की बात करें तो ये इस रियल्म का, इस संस्कृति परिमंडल का क्या है, हिस्सा नहीं है। तो हमारा ऑप्शन 3 और 4 हमें कहां पे मिल रहा है, अगर हम इसकी खोज करें तो जो ऑप्शन डी है उसमें हमें ये पेयर देखने को मिल जाएगा। तो यही हमारा क्या है, उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, द ब्लू मून फिनोमेना अकर्स। ठीक, कब अकर होता है ये फिनोमेना। ब्लू मून के बारे में आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा इस फिनोमेना। पहला हमारा क्या ऑप्शन है कि व्हेन टू फुल मून अकर इन द सेम मंथ, मतलब क्या है, जब एक ही माह में दो पूर्णिमा हो देखने को मिले। दूसरा है व्हेन 4 फुल मून्स अपीयर इन 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स ऑफ द सेम कैलेंडर ईयर। ठीक है, जब एक तरीके से 2 बार हमें देखने को मिले, जब एक कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार महीनों में हमें क्या है, 4 पूर्णिमा देखने को मिले। थर्ड हमारा है व्हेन 2 फुल मून्स अपीयर इन द सेम मंथ थ्राइस, 3 बार। पहले क्या किया है, दूसरे ऑप्शन में 2 बार दे दिया है। ठीक, कंसेक्यूटिव मंथ्स की बात कर रहा है। और लास्ट क्या है, नन ऑफ द एबव। तो अगर हम फुल मून की बात करें तो इस क्वेश्चन की बात करें, अगर फुल मून जो है हमारा, ये कोई रेयर जो है अकरेंस नहीं है, हर 2 साल 3 साल में ये देखने को मिलता है। ठीक है, हर 2-3 साल पे ब्लू मून हमें देखने को मिलता है। ब्लू मून कब ये होता है, अगर इसकी बात करें तो एक ही महीने में जब फुल मून 2 बार आए तो उस केस में हमें ब्लू मून देखने को, उस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, ब्लू मून बोलते हैं। तो जो दूसरा फुल मून होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हम ब्लू मून के नाम से जानते हैं। ठीक, मतलब मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, 1 महीना हो गया। अक्सर हर 15 दिन पे ये देखने को जैसा कि मिलता है। तो अगर 2 फुल मून आए एक ही महीने में तो उस केस में जो सेकंड फुल मून होगा हमारा, वो क्या होगा, उसको हम ब्लू मून बोलेंगे। ठीक है, ब्लू मून की बात करें, जैसा कि इसका नाम है ब्लू, इसमें एक तरीके से कलर को सिंबलाइज कर रहा है, तो यहाँ पे कलर का कोई मतलब नहीं है। ठीक, ये हमें ध्यान देना कि कलर का यहाँ पे कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। तो ऑप्शन में एक स्टेटमेंट में आपको ये भी दिया जा सकता है कि ब्लू मून आपको इस वजह से इसको बोला जाता है या ऐसे, तो इसका यहाँ पे क्या है, कोई सिग्निफिकेंस या कोई जवाब नहीं होगा। तो यहाँ से जो आंसर है हमारा वो हो जाएगा ए। ठीक, ऑप्शन ए, व्हेन 2 फुल मून्स अकर इन द सेम मंथ, तब उस केस में हमें ब्लू मून देखने को मिलता है। और ये जैसा कि हमने बताया कि ये हर 2-3 साल पे अकर होता है। तो अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही साल में 2 ब्लू मून भी हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक,
ऐसा अगर लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ अगर बात करें तो 2018 में ऐसा हुआ कि एक ही साल में 2 जो ब्लू मून है वो देखने को हमें मिले। और ये जो है एक साल में 2 ब्लू मून का होना ये रेयर अक्रेंस है, जबकि अगर हम बात करें ब्लू मून फिनोमेना ये रेयर नहीं है, बट एक साल में 2 बार होना वो रेयर हो जाता है। ठीक, तो अगर बात करें कि अगली बार नेक्स्ट टाइम ये कब ऐसा देखने को मिलेगा कि एक ही साल में 2 ब्लू मून आएंगे, तो ये 2037 में ऐसा हमें देखने को मिलेगा, ऐसा अनुमान है। ठीक, तो आइए आगे चलते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं ये आपका क्या है, फुल मून है। ठीक, तो अगर ये आपको 2 बार दिखे एक ही महीने में तो उस केस में हमें, जैसा कि हमने बात किया, ब्लू मून देखने को हमें मिलता है। ठीक है, पूर्णिमा बोलते हैं इसको अगर हिंदी में हम बात करें तो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर लैंडलॉक कंट्रीज। कौन से जो कंट्रीज है, गिवन देश जो है क्या है, बाधित हैं। फाइन, ऑप्शन हमारे हैं अफगानिस्तान, हंगरी, मलेशिया, स्विट्जरलैंड। ठीक, तो यहां पे अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान को हम सब जानते हैं कि क्या है, लैंडलॉक कंट्री, हम काफी आसानी से इसको पकड़ सकते हैं। फाइन, और मलेशिया के बारे में भी हम जानते हैं कि ये क्या है, हमारा लैंडलॉक कंट्री नहीं है, ये सी से अपना बॉर्डर टच करता है, तो इसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर सकते हैं मलेशिया को। तो अगर हम देखें, अगर एलिमिनेशन का यूज करें कि थर्ड ऑप्शन हमें कहां कहां पे मिल रहा है, तो ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन सी में भी मिल रहा है। ठीक, तो 2 ऑप्शन हमारे यहां से क्या हुए, एलिमिनेट हो गए तुरंत। ठीक है, अगर हम हंगरी और स्विट्जरलैंड की बात करें तो ये दोनों भी क्या है, लैंडलॉक कंट्री हैं। ठीक, तो यहां से हमारा जो आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4। तो ऑप्शन डी में हमें ये पेयर देखने को मिल रहा है, वहां पे 1, 2 और 4 हमें देखने को मिल रहा है, तो वही हमारा क्या है, उत्तर भी हो जाएगा। ठीक, आइए इसको मैप से देखते हैं हम। ठीक, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है, जो छोटा सा ये कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री, ये है हमारा स्विट्जरलैंड, जैसा कि हम क्या है देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, हंगरी है, जो कि ये भी क्या है, एक लैंडलॉक कंट्री। ठीक, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। आगे चढ़ते हैं। अगला क्या है कि द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो इज कोटोपैक्सी, फुजियामा, किलाउ, माउंट किलाउ, माउंट वेसुवियस। ठीक है, चारों में से कौन सा सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो है, मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो। ठीक, तो अगर गिवन ऑप्शंस में अगर बात करें तो ऑप्शन सी जो है, माउंट किलायू, ये क्या है, इनमें से मोस्ट एक्टिव वॉल्केनिक माउंटेन है। कहां पे स्थित है अगर इसकी बात करें तो ये हवाई आइलैंड। ठीक, हवाई आइलैंड ये कहां पे है, यूएसए का पार्ट है। ठीक, यहां पे ये एग्जिस्ट करता है। अगर हम बात करें वर्ल्ड का मोस्ट एक्टिव, यहाँ पे वर्ल्ड का यहाँ पे गिवन ऑप्शंस की बात करें, अगर वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो की अगर बात करें अगर करंट सिचुएशन में, तो वो कौन सा है, वो है, अगर उसकी बात करें तो वो है हमारा मौना लोआ आइलैंड, मौना लोआ। ठीक, ये क्या है, वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो, ये भी हमारा हवाईयन आइलैंड ऑफ यूएसए पे ही क्या है, लोकेटेड है। ठीक, कोटोपैक्सी के बारे में हमने कहा, ये सभी क्या हमारे वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं। कोटोपैक्सी कहां पे हमारा, ये इक्वाडोर में है, इसके बारे में हमने आपको बताया था। ठीक, फुजियामा कहां है, माउंट फुजियामा ये है हमारा जापान में, और माउंट वेसुवियस इसके बारे में भी हमने बात किया था, ये कहां है हमारा, ये है इटली में लोकेटेड है। तो इस तरीके से हम पीछे के जो भी हमारे एक तरीके से क्वेश्चन है उसको भी हम साथ साथ क्या है, रिवाइज करते चल रहे हैं। फाइन, आगे देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैव नो सैटेलाइट। निम्नलिखित ग्रहों में से वह कौन सा ग्रह है जहां पे एक तरीके से जिसका कोई उपग्रह नहीं है, अर्थ, मरकरी, मार्स, जुपिटर। ठीक, तो अगर हम यहां पे अगर ऑप्शंस में देखें तो मरकरी जो है एक ऐसा प्लैनेट है जिसका कोई भी नेचुरल एक तरीके से प्लैनेट हमें देखने को सैटेलाइट देखने को नहीं मिलता, तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, मरकरी के अलावा एक और ऐसा प्लैनेट है जिसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है, नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। कौन सा है अगर उसकी बात करें तो वीनस जो है सैटेलाइट, वीनस प्लैनेट जो है इसका भी कोई क्या है, नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। ठीक, वीनस के अगर रोटेशन की बात करें तो इसका जो रोटेशन है वो ईस्ट टू वेस्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, वीनस
और एक और प्लैनेट है वीनस एंड यूरेनस। ठीक, इन दोनों का जो रोटेशन है अपने एक्सिस पे वो कौन से डायरेक्शन में होता है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में हमें देखने को मिलता है। और जबकि इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका जो एक तरीके से रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है। ठीक, जिसमें से अर्थ भी आता है। फाइन, मतलब सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, अगर हम अर्थ के पर्सपेक्टिव से बात करें। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी, दैट इज मरकरी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे हम कि मरकरी और वीनस ये दो ऐसे प्लैनेट है जिनका कोई सैटेलाइट नहीं है, और वीनस और यूरेनस ऐसे दो प्लैनेट है जिनका की जो डायरेक्शन है, रोटेशन है अपने एक्सिस पे, ठीक है, वो क्या है, ईस्ट टू वेस्ट है। ठीक, इसको अगर डायग्राम के तौर पे अगर हम समझे तो चूंकि हमारा अर्थ क्या है, टिल्टेड है, पोजीशन पे है। ठीक, ये हमारा क्या है, मान लीजिए ऑर्बिटल प्लेन हो गया। और जैसा कि हमने कल बात किया था, अगर यहां से अगर हम परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करें तो ये जो एंगल बनाता है अर्थ एक्सिस वो कितने डिग्री पे टिल्ट है, 23.5 डिग्री पे। ठीक है, 23.5 डिग्री पे का एंगल ये हमें देखने को मिलता है। तो इसका जो अगर हम वीनस की अगर हम बात करें तो ये क्या है, डायरेक्शन जो है उसका क्या हो जाएगा, ईस्ट टू वेस्ट। अगर ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। अर्थ अगर ऐसे अर्थ अगर ऐसे घूमता है तो वीनस किस तरीके से, इस तरीके से रोटेट करेगा डायरेक्शन। फाइन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक ऑन द बिहाफ ऑफ, अगर हम एरिया और वॉल्यूम के पर्सपेक्टिव से बात करें तो वर्ल्ड का एक तरीके से गिवन ऑप्शंस में से लार्जेस्ट जो सी है या लेक है वो कौन सा होगा, अरेबियन सी, कैस्पियन सी, लेक बैकाल, लेक मिशिगन। तो गिवन ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी जो है कैस्पियन सी, वो हमारा क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट, अगर इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम लार्जेस्ट लेक माना जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो लेक बैकाल के बारे में हमने कल आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशंस बताए थे। ये कहाँ पे है, रशिया में है। ठीक, यूनेस्को हेरिटेज साइट भी बोलते हैं इसको। लेक बैकाल को पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहा जाता है। ठीक, या फिर इसको गैलापागोस ऑफ रशिया भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ इट्स बायोडाइवर्सिटी के कारण। ठीक है, लेक बैकाल पे वर्ल्ड का एक तरीके से सरफेस की बात करें अगर हम तो 20% जो है फ्रेश वाटर रिजर्व हमें देखने को मिलता है। ठीक, तो ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, लेक हो जाता है। फाइन, लेक मिशिगन के बारे में भी हमने देखा कि ये कहाँ पे, यूएस में देखने को हमें मिलता है। ठीक, और ये ग्रेट लेक्स का हिस्सा भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ल्ड्स 2 स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट्स आर, वर्ल्ड के 2 सबसे जो छोटे कॉन्टिनेंट्स है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, एक है हमारा ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका, दूसरा है अंटार्कटिका यूरोप, एक है हमारा ऑस्ट्रेलिया यूरोप और ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस की अगर बात करें तो जो एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया और यूरोप है वो हमारे वर्ल्ड के सबसे एक तरीके से छोटे कॉन्टिनेंट्स आ जाएंगे। तो ऑप्शन सी जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम ऑर्डर की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा एक तरीके से जो कॉन्टिनेंट कौन सा है, हमारा एशिया देखने को हमें मिल जाता है। ठीक, अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे बड़ा हमारा क्या हो जाता है, एशिया। देन आफ्टर क्या होगा, अफ्रीका। फिर उसके बाद अगर बात करें तो नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, फिर साउथ अमेरिका। इसके बाद हमारा अंटार्कटिका जो है, ध्यान रहे इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अंटार्कटिका की पोजीशन नहीं पता होती एग्जैक्ट पोजीशन। तो अंटार्कटिका जो है 5th पोजीशन पे हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हमारा कौन सा आ जाता है, इसके बाद हमें यूरोप देखने को मिलता है। ठीक, और अंत में ऑस्ट्रेलिया, या फिर कभी कभी आप ओशियानिया भी देखने को मिल सकता है। ओशियानिया मतलब ऑस्ट्रेलिया के अलावा और जो आइलैंड्स है जैसे माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया। ठीक है, तो वो सभी ओशियानिया में क्या है, इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से एरिया वाइज बात हो रही है यहाँ पे। और वहीं अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो यहाँ तक तो ऑर्डर सेम रहेगा। एशिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, फिर अफ्रीका में, लेकिन 3rd पोजीशन पे हमारा यहाँ पे यूरोप आ जाएगा। ठीक है, पॉपुलेशन की बात करें
तो हमारा यहाँ पे क्या है, यूरोप आ जाएगा। यूरोप के बाद हम बात करें तो नॉर्थ अमेरिका, देन आफ्टर हमारा साउथ अमेरिका आ जाएगा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, और अंत में जो सबसे कम जहाँ पे एक तरीके से अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो एट दी एंड अंटार्कटिका आ जाएगा, जहाँ पे अगर रेसिडेंस की बात करें तो वहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता, बिकॉज ऑफ जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है, वहाँ पे माइनस में टेम्परेचर देखने को मिलता है, जहाँ पे लाइफ क्या है, नॉर्मली लाइफ जो है पॉसिबल नहीं है अगर हम बात करें। ठीक, आगे चलते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमेट्स इज द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ मॉडर्न ह्यूमन बीइंग, मतलब निम्नलिखित प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है, गिवन ऑप्शन में ओरंगुटन, गोरिल्ला, गिबन और लंगूर। ठीक है, इन सभी से आप क्या है, भली भांति क्या है, परिचित होंगे। तो अपने अगर हम आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी जो है गिबन, ये क्या है, जो है क्लोजेस्ट है, जो अगर हम मॉडर्न ह्यूमंस की बात करें तो सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव में से आते हैं। ठीक, और इस सवाल की बात करें तो यह भी सवाल आपको 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, सेम क्वेश्चन, कोई चेंज नहीं, कोई बदलाव नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चंस जो हैं यूपी पीसीएस में या यूपी के एग्जाम में या स्टेट पीसीएस की बात करें तो रिपीट होते ही होते हैं। इस वजह से क्या है, हमें इसको लगा के जरूर जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम गिबन की बात करें तो आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, दिस इज गिबन। ठीक है, जो कि क्लोजेस्ट रिलेटिव है किसका, ह्यूमन बींग्स का, मॉडर्न जो ह्यूमन बींग है। ठीक, तो इस तरीके से आज का जो सीरीज है, आज का जो एक तरीके से अब तक अगर बात करें ओवरऑल तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का जितना भी हिस्सा था उसको भी हमने क्या किया, कवर कर चुका है। ठीक, हम सब क्या है, इसको कवर कर चुके हैं। तो नेक्स्ट अगर हम लेक्चर्स की बात करें तो जितने भी टॉपिक्स हमारे बच रहे हैं, जैसे ओशन करंट हो गया, या सॉइल के बारे में बात कर ले, या फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गया, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 का, उसको देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम एक तरीके से सेंसस देखेंगे, अर्बनाइजेशन एंड पॉपुलेशन वाला जो टॉपिक है वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो इस तरीके से आप हमसे जुड़े रहें। हम जो है जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं उनको जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।